नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित और टीवी9 यूपीयू के कंसल्टिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। अमिताभ जी, अगर देखें तो 3 दशक से भी अधिक का आपका मीडिया जगत का अनुभव हो चुका है। आपने अपने जीवन के 30 साल से अधिक का समय मीडिया को समर्पित किया है। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। आपका जन्म, आपकी शिक्षा, आपके भाषाई संस्कार और पत्रकार बनने की प्रेरणा आप कैसे मिली? उत्तर प्रदेश का एक जिला है फर्रुखाबाद जी। आलू के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी डॉक्टर जेपी अग्निहोत्री वहां एक बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। सरकारी प्राइमरी स्कूल था एक पड़ोस में, वहां से दाखिला हुआ, फिर वहां शुरू हुआ। और वो दौर वो था जब बैठने के लिए अपनी टाट पट्टी खुद ले जानी पड़ती थी। वो स्कूलिंग थी। वहां से सिलसिला आगे बढ़ा फिर हुआ कि भाई अब इंटर पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, फिर क्या किया जाए। अच्छा, मेरे परिवार में क्या था कि मुझसे 2 जो बड़े भाई बहन थे वो बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। हमारे बड़े भाई ने उस वक्त उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया था। 10.5 लाख बच्चे बैठे थे, बताइए। हमारी बहन थी बड़ी, जो अब डॉक्टर हैं, आगरा में अपना हॉस्पिटल चला रही हैं। उन्होंने इंटर में 3rd पोजीशन यूपी में हासिल की। तो उन सबका भी एक मानसिक दबाव मेरे ऊपर रहता था। जो मिलने आता था घर में वो कहता था, भाई देखो इस कीर्तिमान को तोड़ो। लेकिन मेरी जो मानसिक संरचना थी वो बहुत पढ़ाकू की नहीं थी। नहीं, मेरी रुचि जीवन को पढ़ने में ज्यादा थी, किताबों के बजाय। तो और किताबें उतनी पढ़ लेता था जितने में 70-75% नंबर आ जाते थे। लेकिन उतनी नहीं पढ़ पाता था कि बहुत नंबर आए और फिर आप देश और प्रदेश टॉप करें और दिन भर पढ़ते रहे। तो मेरी माँ कई बार चिंतित होती थी। उनको लगता था कि क्या भविष्य बनेगा, क्या बनेगा। जब मैं इंटरमीडिएट में था तब से मेरा एक सामाजिक दायरा बड़ा होने लगा। लोग आने जाने लगे, मिलना जुलना, ये वो। तो वो मेरे परिवार की जो संस्कृति थी उससे मेल नहीं खाती थी। तो माँ को लगता था कि भाई पता नहीं क्या करेगा। तो अच्छा, अपने दिमाग में ये था कि लीक क्षण तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो चलता रहा। फिर बीकॉम करने के हुआ। बाकी के सारे लोग दोस्त यार भी बीकॉम कर रहे थे। माँ की इच्छा भी थी कि कॉमर्स में बीकॉम कर लो और फिर उसके बाद सीए कर लेना और एमबीए कर लेना, इस टाइप का कुछ। चले गए भाई, दाखिला ले लिया। वहां भी डिबेट कंपटीशन में, इसमें उसमें थोड़ा ज्यादा मेरा ध्यान रहता था। तो निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इस सब में पुरस्कार वगैरह मिलते रहे। और साथ में समानांतर ये मेरा जीवन चलता रहा, जिसको मैं लोक जीवन बोलता हूँ। उसी समय एक बात बताता हूँ, मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में इस बात को शेयर नहीं किया। अभी एक फर्रुखाबाद में उसी वक्त एक पुलिस कप्तान आए, आईएएस मेहरा, इंद्र सिंह मेहरा। अब सोचिए, उस वक्त मैं पढ़ रहा था शायद बीकॉम सेकेंड ईयर या एमकॉम। मैंने उनको एक चिट्ठी लिख दी, वो अंतरदेशीय एसएसपी, कि भाई मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, जिले में क्या क्या होना चाहिए। अब आप सोचिए, उस समय ये आज का दौर नहीं था सोशल मीडिया वाला। उस समय एसएसपी मीन्स एसएसपी। तो 2, 4, 5, 7 दिन बाद हमारे शहर के कोतवाल अपने एक दरोगा के साथ आए और कुंडी खटखटाई। तो मैं था और मेरी माँ आई हुई थी, वो थी। हम लोग खाना खा रहे थे तो कुंडी खटकी, माँ ने खोला दरवाजा। तो कोतवाल आए, उन्होंने कहा कि नमस्कार बहन जी, और कहा अग्निहोत्री जी हैं क्या। अरे मेरे फादर तक ट्रांसफर होके चले गए थे रुड़की में बीएसएम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल, हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए।
मेरी माँ को लगा शायद ये पिताजी को पूछ रहे हैं मेरे, तो उन्होंने कहा वो तो रुड़की है, तो उन्होंने कहा नहीं हम अमिताभ जी को पूछ रहे हैं। तो माँ को लगा इसने तो आज तक ऐसा कोई काम किया नहीं कि इसको भी कोई अग्निहोत्री जी कहे। अग्निहोत्री जी कहने के लिए भी तो यात्रा चाहिए ना, कंक्लूजन हो सोसाइटी में, नहीं काहे के जी। उनको लगा कि ऐसा तो ना कोई गड़बड़ कर दिया हो इसलिए आई हो पुलिस। फिर उनको लगा कि गड़बड़ किया होता तो पुलिस ये नहीं कहती अग्निहोत्री जी है। तो खैर मैं टी शर्ट पहने था, पजामा पहने था, कढ़ी चावल खा रहा था। माँ ने बुलाया गया, नमस्कार किए, मैं भी थोड़ा हतप्रभ। बोले अग्निहोत्री जी आपको मिलना है, कप्तान साहब से उन्होंने याद किया है, आप कब मिल सकते हैं? अच्छा, मेरा जो कॉलेज था दुर्गा नारायण डिग्री कॉलेज, वो और एसएसपी और डीएम का बंगला पास ही पास था। तो मैंने कहा कल मैं जब आऊंगा पढ़ने वहां तो उसके बाद। खैर संक्षेप में ये कि उनसे मेरी मित्रता हो गई, हम लोग बैठने लगे। उससे क्या हुआ, थोड़ा सोशलाइजेशन और ज्यादा बढ़ गया। एक बार जिले में ये बात फैल जाए कि भाई कप्तान से आपका हेलो हाय है अच्छा, तो फिर जिले भर के लोग आपके ऊपर और प्रेशर डालने लगते हैं। किसी के साथ कुछ जाति हो गई, कुछ हो गया तो वो रोता पीटता आता। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरा जीवन किधर जाएगा। मैं इन सब चीजों में भी बहुत फंस रहा था, इसकी पैरवी उसकी पैरवी। 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद 85 में मैंने एक राष्ट्रीय एकता में इंदिरा जी का योगदान ऐसा करके एक सेमिनार आयोजित कर दिया, सोचिए। अच्छा 85 में। और उसमें उस वक्त ये शीला जी राज्य मंत्री थी, एमओएस थी इसमें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में राजीव गांधी। शीला जी आ गई। अब शीला जी आ गई तो शहर में आपका एक और दायरा बढ़ जाता है। इन सब के बीच में खैर एमकॉम किया। माँ का बहुत प्रेशर था कि भाई कुछ अच्छा करो, जो भी ऐसे बाकी संभ्रांत परिवारों में बच्चे करते हैं कुछ अच्छा। मैंने एमबीए का इम्तिहान दिया, एंट्रेंस टेस्ट, और लखनऊ के लिए मेरा नंबर आ गया, चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आ गई तो मैंने माँ से कहा कि इस चिट्ठी को आप रखो ताकि सनद रहे, भविष्य में आपसे आपकी आयु की कोई महिला या कोई तो ये कहे कि भाई आपका लड़का क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, क्या ऐसा वैसा, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि नहीं ये एक प्रमाण पत्र है। मैंने कहा कि लेकिन मुझे एक अवसर दीजिए आप जीवन को एक्सप्लोर करने का। उनका क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा जर्नलिज्म। उससे पहले मेरा सीधा जर्नलिज्म से परिचय नहीं था। जर्नलिस्ट मेरे परिचय में थे, जर्नलिस्ट तो मेरे परिचय में थे उस वक्त तक अच्छे से, और मेरी खबर और फोटो भी अखबार में छपती रहती थी, वो भी मुझे सुख देती थी कि भाई ठीक है चलो अच्छा है। मतलब 4 मुअज्जिज लोगों के साथ मेरा भी नाम छपता था कि भाई ये भी शीला दीक्षित थी और ये मंत्री थे, ये संतरी थे और अमिताभ अग्निहोत्री थे। 1-2 सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको मैं चला रहा था। मैं आ गया, आईआईएमसी का इम्तिहान दिया मैंने। उस वक्त आईआईएमसी देश में एक ही जगह, एक ही था, अब तो 2-3 हो गए शायद, अगर मैं सही हूं। उसमें 28 बच्चों का सिलेक्शन होना था, और मैं फर्रुखाबाद का ठेठ भारत की मिट्टी का बच्चा। उससे पहले मैंने दिल्ली नक्शे में देखी थी, अदरवाइज देखी नहीं थी। इम्तिहान दिया, भगवान की कृपा रही, पास हो गया। फिर इंटरव्यू और जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन और सब हो, और मेरा सिलेक्शन। यहां पढ़ने आया तो मुझे लगा मैं दूसरे लोक में आ गया। आईआईएमसी में जब मैं गया, वहां विदेशों के भी बच्चे थे, कई देशों के बच्चे भी वहां पढ़ने आते थे। फर्रुखाबाद में जो मैंने जीवन देखा था वो यहाँ कहीं, मतलब वो विलुप्त प्राय था। यहाँ एक अजब किस्म की गंध थी, सुगंध थी। मुझे लगा कि हाई फाई लोग। मैंने कहा यहाँ तो ये जो अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे हैं, मेरे तो समझ ही में कुछ नहीं आएगा, क्या पढ़ूंगा क्या पढ़ाऊंगा। खैर बगल में एक इलाका है कटवारिया सराय, तो हॉस्टल में चूंकि जगह नहीं मिली तो कटवारिया सराय में कमरा लेके रहने लगा। स्टोव पर खाना बनाता था, अपना बर्तन धो के रखता था, जमीन पर रजाई गद्दा आसन, और पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के दौरान ही मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया।
नवभारत टाइम्स ये वो, मुझे बड़ा वो होता है गर्व कि मैं पहली बार राजेंद्र बाबू से मिलने गया, राजेंद्र माथुर जी से, और संपादक के नाम पत्र ले गया एक लिख कर। तो उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद कहा कि इसको लेख क्यों नहीं करते, और उन्होंने पेंसिल से उसी पर 2-3 पॉइंट्स लिखे, बोले इसको बढ़ा के लाओ तो लेख बना के छापे। तो वो सब मैं करता रहा। आईआईएमसी का दौर खत्म हुआ, तब तक मुझे लगा कि नहीं यार, दिल्ली इतनी भी पराई नहीं है, अपन यहां जम जाएंगे। कुछ कड़वे अनुभव भी हुए, ऐसा नहीं कभी कहीं चले गए कि जी मैं आईआईएमसी में पढ़ता हूं, आप क्या कुछ लिखना चाहता हूं, तो ऐसे सज्जन लोगों से भी पाला पड़ा जिन्होंने कहा क्यों लिखना चाहते हैं आप, क्या वो लिखेंगे, इस टाइप का। लेकिन कुल मिला के मुझे लगा कि नहीं, युद्ध हो सकता है यहाँ, ये कुरुक्षेत्र का मैदान ठीक है। अब उसके बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो प्रसन्नता की बात ये रही कि मैंने टॉप किया आईआईएमसी में। एक मोरल बूस्टिंग बिल्कुल कंपोनेंट के तौर पर वो चीज आई मेरे साथ। अब आईआईएमसी टॉप करने के बाद मेरे जहन में ये था कि भाई मैं तो खुशवंत सिंह और अरुण शौरी हो गया, तो मैं तो टॉप ऑफ द स्काई घूम रहा था। जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकला और 556 नंबर की, कौन से नंबर की बस पकड़ी वहां से बाहर आने के लिए, तो समझ में आया कि नहीं भाई, जब यूटोपिया से बाहर निकलिए, जिंदगी अभी भी उतनी ही कठिन। खैर उसी समय हमारे एक मित्र ने बताया कि भाई दैनिक जागरण दिल्ली से आ रहा है, बिल्कुल राष्ट्रीय संस्करण उसका यहाँ से दिल्ली से चल रहा है, तो कमलेश्वर जी उसके संपादक है और वो एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तुम भी फॉर्म भर दिया जी। टेस्ट वेस्ट दे आया, टेस्ट में पास हो गया, बुलाया गया, कमलेश्वर जी से बैठ के इंटरव्यू हुआ। थोड़ा प्रभावित हुए कमलेश्वर जी और उन्होंने कहा भाई तुम मेरी टीम से जुड़ जाओ। तो वहां से फिर मेरी जर्नलिज्म की एक औपचारिक यात्रा शुरू हुई दैनिक जागरण से, दिल्ली से। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जो एक पत्रकार बनने की प्रेरणा जो आपको मिली, एक सामाजिक माहौल का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान था और आपने दैनिक जागरण से उसकी शुरुआत की। अब हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे पहली नौकरी के अनुभव जानना चाहूंगा, क्योंकि जो पहली नौकरी होती है वो हमेशा खास होती है। जब पहला असाइनमेंट आपको मिलता है, आप पहली बार सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो पहली नौकरी, पहले संपादक और कुछ चुनौतियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। भाई देखो, पहली बार जब मैं गया नोएडा ऑफिस, तब वो बन रहा था, ऑफिस शेप ले रहा था। तो 22 लोग थे और 17 कुर्सी थी, एक उठे दूसरा बैठे, और जज्बा वो था कि भाई कुछ नहीं तो रात में अखबार बिछा के सो जाओ, सुबह यहीं से फिर काम शुरू कर दो। बाहर एक ठेल लगाता था पराठे वाला, तो उसी से पराठे लेके सब लोगों ने खा लिए, वो जज्बा था। वहां से शुरू हुआ युद्ध। डेस्क पे था मैं। फिर एक दिन कमलेश्वर जी की निगाह पड़ी, उन्होंने मुझसे कुछ बातचीत की विभिन्न विषयों पर। तो जब मेरी रुख उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तब जागरण में 2 संपादकीय जाते थे, एक नरेंद्र मोहन जी का आता था कानपुर से, वो ऊपर जाता था, और नीचे एक कमलेश्वर जी का। तो उन्होंने कहा यार मेरा संपादकीय मैं बता दिया करूंगा, लिख लिया करो। ठीक है। तो शुरुआत में तो उन्होंने खुद बोलते थे, मैं लिख देता था। उसके बाद विषय पर चर्चा कर लेते थे, साइलेंट फीचर्स बता देते थे, मैं लिख देता था। लेकिन 1 महीने बाद, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात आज भी है, 1 महीने बाद मैंने कमलेश्वर जी से कहा कि ये विषय मैं सोच रहा हूँ। बोले हाँ इसी पे लिख लो। वो 3 बजे 3:30 बजे ऑफिस आते थे, तो जब वो आए तो मैं लेके गया, मैंने देख लीजिए। तो बोले अब देखने वाली स्टेज गुजर गई, अब भेज दो। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो कॉम्प्लीमेंट था कि मेरे लिखे हुए को कमलेश्वर अपने हस्ताक्षर से मंजूरी दे रहे। वहां से शुरू हो गया भाई, और बीच बीच में रिपोर्टिंग करने का भी अवसर मुझे मिला, और 1-2 खबरें ऐसी लिख दी जिसमें सूत्र वूत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो मेरे जान गले में फंस गई। एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस को लेके एक खबर लिख दी थी मैंने। वो दौर था जब बीपी सिंह की सरकार जा रही थी या भेजी जा रही थी, उसको हिलाया डुलाया जा रहा था, और चंद्रशेखर को लाने की कोशिश थी। हमारे मित्र थे, वो मेंबर पार्लियामेंट थे यूपी से, तो वो एक जगह होके आए थे प्रस्ताव पर, उन्होंने आके मुझे अक्षरशः बताया, मैंने अक्षरशः छाप दिया।
अब वो मेरी जान को बवाल हो गया। बोले जी 5 करोड़ का क्या बोलते हैं, मानहानि का दावा। अब जागरण के जो उस वक्त मालिक थे दिल्ली के, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कर दिया तुमने, मरवाओगे? मैंने कहा कि साहब अब जो होना था वो तो हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। बोले जरूरत क्या थी लिखने की? तो मैंने कहा मैं तो कमलेश्वर जी को दिखाया था, उनको रोक देना चाहिए था, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बहस से कोई लाभ नहीं, आप निर्णय लीजिए, मुझे रखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं। उनको लगा निकालने से भी कोई लाभ नहीं, अब जो मुकदमा होगा तो हो गई। खैर, बट कमलेश्वर जी ने बहुत दृढ़ता से उसमें एक स्टैंड लिया और मेरे साथ खड़े हुए, संस्थान के साथ खड़े हुए, अपने साथ खड़े हुए, और उस झंझट से मैं निकला। फिर वो खैर एक अलग कहानी है, कमलेश्वर जी जागरण छोड़ के गए अचानक से, उसके बाद मेरी भूमिका मजबूरी में बड़ी हो गई। और एक समय ऐसा आया जो उस वक्त ये जागरण के नरेंद्र मोहन जी के पास 51% शेयर थे, सुनील गुप्ता एक थे, उनके पास 49 थे, तो दिल्ली वो देखते थे। तो सुनील गुप्ता ने मुझसे कहा कि अमिताभ मैं दुविधा में हूं, मैं अपना स्वार्थ देखता हूं, तो मुझे लगता है तुम्हें नोएडा रहना चाहिए हेड ऑफिस, लेकिन मैं जब तुम्हारे करियर के लिए सोचता हूं तो मुझे लगता है कि तुम्हें INS जाना चाहिए, ब्यूरो ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने कहा जो अच्छा लगे वो कर दीजिए। बोले ब्यूरो जाओ, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट बना के मुझे भेज दिया। यहां से मेरी शुरुआत हो गई डेस्क से रिपोर्टिंग, और उसमें भी जागरण, और वो भी वो वक्त जब राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार जागरण। तो कुल मिला के मतलब एक बहुत हाइपर सिचुएशन थी, जिस वक्त में मुझे ब्यूरो दिया गया और बीजेपी बीट दे दी गई, साधु संत भी उसी में अटैच हो गए। तो वहां से मुझे लगता है एक दूसरे किस्म की जर्नी शुरू हुई। जी जी सर, आपने देखा जाए तो प्रिंट में भी काम किया, आपने टीवी में भी काम किया, तो टीवी में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? टीवी में देखिए, मैं बहुत दैनिक भास्कर के समय से मेरे ख्याल से टीवी में आ रहा हूं मैं एज ए गेस्ट, और जहां भी जाता था तो वहां इतना स्नेह मिलता था कि आधे घंटे को जाओ तो लोग 1 घंटा पकड़ के बैठा लेते। मेरे ख्याल से शायद ही कोई चैनल बचा हो जहां मैं गया नहीं एज ए गेस्ट और खूब नहीं गया। एक वो स्टार न्यूज होता था, ये ABP पहले स्टार न्यूज होता था, तो आलम ये था मुझे बाहर के लोग स्टार न्यूज का ही व्यक्ति मानते थे, मैं इतना ज्यादा वहां बैठता था। उस वक्त मेरे पास 2 राष्ट्रीय चैनल से प्रस्ताव आए, उनका नाम यहां नहीं लूंगा, और दोनों के सर्वोच्च व्यक्तियों के साथ मेरा संवाद हुआ। एक के साथ तो 1-1.5 घंटा बैठे हम दोनों। तो प्रस्ताव रहा कि भाई आप आ जाइए, अब टीवी में सक्रिय हो जाइए। मेरी भूमिकाओं पर भी चर्चा हुई, लेकिन मुझे लगता रहा कि टीवी बड़ी बंधनकारी चीज है और कुछ करने को नहीं है यहाँ, और बड़ा हो जाएगा। ऐसे एक दृश्य मुझे याद आता है कि जब आज तक अवधारणा में था कि भाई मधुत रहन उसको देख रही थी कि लाना चाहिए ऐसा, और SP सिंह से आरंभिक बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त अजय चौधरी यहाँ हमारे मित्र थे, वो एक बड़ी भूमिका में थे। तो अजय चौधरी ने मुझसे कहा कि पंडित आ जाओ, दोनों भाई मिलके संभालेंगे। मैंने यार ये सब डंडा लेके चलने वाला काम मेरे बस का। मैंने 2 अपने जूनियर्स की सिफारिश वहां की, उनको उन्होंने जरूर स्थान दिया। एक तो खैर एक दुर्घटना में नहीं रहा, और दूसरे का देश में एक बड़ा मुकाम बना हुआ। तो लेकिन मैं खुद जुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे उसमें आनंद आता था अखबार कि भी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, जलवा है, और थोड़ा इजी भी है। आप 12 घंटे एक जगह बैठने की वो नहीं है आपके पास बंदिश। टीवी में ये सब बहुत झंझट है। जहां भी जाता था बोलने वाले तो लोग थोड़ा सा प्रसन्न हो जाते थे, तो वो ये जरूर कहते थे कि अमिताभ जी किसी न किसी रूप में जुड़िए, देखिए कैसे जुड़ सकते हैं।
हैं, और मैं धीरे से विनम्रता से बच के भागा। अचानक एक एनसीआर का चैनल, उस वक्त बहुत पहला चैनल था एनसीआर का, टोटल टीवी जी बिल्कुल। तो कभी कभी वहां भी जाना होता था। वहां उनके मालिक भी मेरे बड़े मित्र थे, और उस वक्त जो उनके सर्वा थे, उनको आप सीईओ कह लीजिए, जो मालिक, ज्वाइंट मालिक कह लीजिए, विनोद मेहता, वो भी मेरे मित्र थे। तो अनिल गावा जी और विनोद मेहता दोनों ने एक बार कहा कि अमिताभ जी आप आ जाइए यहाँ। उस वक्त में देशबंधु अखबार के नेशनल एडिशन का संपादक था। मैंने सोचा कि यार शताब्दी से में बैठकर ट्रेन चलाना सीखना ठीक नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत तेज भागती। किसी छोटी गाड़ी में ट्रेन चलाना सीखिए क्या। इस दृष्टिकोण से मैंने टोटल टीवी ज्वाइन किया। तब मैंने समझा भाई कैमरा कैसा है, पीसीआर क्या है, एमसीआर क्या है, सब। उससे पहले मेरे पास स्टोरी आइडियाज थे, और मतलब ये मुझे अगर भविष्य रहा, बड़े राष्ट्रीय चैनल्स में जो मेरे छोटे भाई लोग तमाम भूमिकाओं में है, उनको मैं यूं ही चलते चलते जो स्टोरी आइडिया दे देता था, वो भी उनके यहाँ सुपर डुपर हिट हो जाता था। तो उतना तो मुझे था कॉन्फिडेंस। खैर चल गया जी, अच्छा चल गया। फिर उसी वक्त तक हुआ कि भाई एक चैनल लाना है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए, और उसके लिए एक चेहरे की जरूरत है। और हुआ तो मेरे पास बात आई, मैंने कहा चलो भाई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, क्योंकि मेरा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो ठीक है। तो उस चैनल के उसमें फिर जुड़े, आगे चल के फिर उसको नामकरण हुआ समाचार प्लस। बिल्कुल। और समाचार प्लस को जब हम लोग लेके आए तो उस वक्त भी बाजार ने कहा कि अरे इतने बड़े बड़े चैनल हैं, इतने बड़े बड़े समूहों के चैनल हैं, आप वहां कहाँ मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के बीच में अपनी स्कूटी लेके घुसेंगे, हैं कहाँ लड़ पाएंगे आप। लेकिन अब बाकी चीजें तो रिकॉर्ड पर हैं कि लड़ाई कैसी हुई, और एक इतिहास बन गया। बिल्कुल। उतने कम संसाधनों में हमने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, और राजस्थान में हमने ईटीवी के यहाँ पर खड़े होकर मुकाबला किया। यहाँ पर नेक इन नेक लड़ाई हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जगदीश चंद्रा जी ने मुझसे संपर्क किया। हम लोग मिले एक जगह। उन्होंने कहा भाई अग्निहोत्री मैं जहां भी जाता हूँ यार, सब लोग कहते चंद्रा जी आपका चैनल बहुत अच्छा है। इस ईटीवी का भाई जलवा भी था बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बोले लेकिन वो लोग कहते हैं वो बात नहीं। मैं पूछता हूँ कौन सी, तुम कहते अग्निहोत्री जी भाई। तो बोले यार जब सब अच्छा है तो वो बात भी क्यों नहीं हो। तो बोले मैं चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा मैं क्या करूंगा यहाँ। तो बोले मैं आप जो चाहे करना। बोले मेरी तो इच्छा ये है कि बिना किसी को जानकारी दिए, बिना किसी प्रोमो के, मैं एक दिन रात में 8 बजे अपने नेटवर्क पर आपको लॉन्च लोग खोले और देखे और आप बस प्रोमो और होर्डिंग और सब हो जाए। बोले मैं इसका सुख लेना चाहता हूँ। बात आती रही जाती रही, और 2.5 साल हमारी उनकी कोर्टशिप चलती रही, लेकिन ऐसे हो नहीं पाया कि मैं ज्वाइन करूंगा। वो जब भी मिलते थे तो कहते थे भाई बताओ कब करना है। उसके बाद मैं के न्यूज में रहा 1 साल जी। तो उनके मालिक लोग मेरे मित्र थे, उनके प्रस्ताव को मित्रता का दबाव भी था। लेकिन अच्छा ये रहा कि मैंने उनसे कहा कि भाई आपका सब कुछ कानपुर में है, आप मेरे सम्मान में नोएडा में एक ऑफिस रख रहे हैं। मुझे दिक्कत आएगी लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप जिस उम्मीद से मुझे लेकर आए हो आपको उसका कुछ तो प्रतिफल मिले। तो मैंने अपने 1 साल के टेन्योर में उसको एक बार नंबर 1 कर दिया था। मैंने कहा बार बार नहीं हो सकता प्रयोग, लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाए इसलिए एक बार हो गया। बिल्कुल छोटी बात नहीं थी। एक हफ्ते, जिस हफ्ते हम नंबर 1 वो हुए होंगे के न्यूज, उस हफ्ते भी तो सारे बड़े प्लेयर थे ना मैदान में। तो खैर उसके बाद ईटीवी की तरफ से प्रस्ताव आया जब वहां प्रबंधन बदल गया शीर्ष में। फिर वो चलती रही प्रक्रिया, और मैंने कहा कि भाई अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है और मैं चुनाव से पहले, चुनाव हो जाने तक नैतिकता के आधार पर के न्यूज नहीं छोड़ूंगा। ये नैतिक नहीं होगा। क्या जब चुनाव निपट गया
तो भी 2-3 महीने वहां रहा, उनको सब सेटल किया, स्टेबल किया के न्यूज को। फिर मैंने कहा कि अब भाई मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं फिर वहां आ गया। ईटीवी और आज जो नेटवर्क 18 है, उनके हिंदी नेटवर्क को देखा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देखा। तो जिस वक्त मैंने संभाला था उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को विशेष रूप से, उस वक्त बाजार में उसका मार्केट शेयर था 17.2, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, 17.2। मेरे समय में अधिकतम गया 33.3, 17 दूनी 34, लगभग दुगना। और मेरे समय का एवरेज था 26.5। और मेरे छोड़ने के बाद जो अंतिम टीआरपी थी, उसके बाद तो फिर वो टीआरपी पर वो लड़ाई झगड़ा मुकदमा सब हो ही गया था, बंदी हो गई। तो तब वो था 13.7, उससे भी नीचे चला गया। तो वहां छोड़ा। और उसके बाद की तो ये R9 की एक पारी रही, बिल्कुल हाँ अच्छी पारी रही। और मुझे संतोष ये रहा कि कोरोना के काल में जब पूरा विश्व अस्त व्यस्त था, तब उसी समय हमारी उसकी लॉन्चिंग का समय समझ लीजिए। उस काल में भी जब निकलना बैठना सब मुश्किल था, हमने उस चैनल को पहचान दिला दी। और उतने छोटे से कालखंड में भी कोरोना के कालखंड में हम उत्तर प्रदेश के 12 में से शुरू के 5 चैनल्स में आ गए। 12 में से शुरू के 5 चैनल्स में हम आ गए। फिर वो पारी छोटी रही और उसके कुछ अलग कारण हैं। और उसके बाद ये कोरोना की दूसरी वेव आई, फिर ये सब समस्याएं आई, पूरा जीवन अस्त व्यस्त था सभी का। हमारे भी परिवार में कई लोग इसकी चपेट में आए, तो मानसिक स्थितियां भी वैसी रहीं। और फिर कुल मिला के एक नई पारी शुरू की ये TV9 ग्रुप के साथ कि भाई इनका इसलिए हुआ कि एक बार इसको भी करके देखें, डिजिटल को भी। जी। तो टीवी डिजिटल में, इसको अगर मैं सरल भाषा में कहूं, जो मैंने समझा है अपने उसमें, कि भाई टाटा स्काई और डिश और एयरटेल पर है नहीं आएगा, बस ये इतना ही डिजिटल है, बाकी सब टीवी है। जी। इसको सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो ये उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश TV9 उत्तर प्रदेश, वो ये कि एयरटेल और वीडियोकॉन पर नहीं, लेकिन बाकी सब टीवी जैसा रहे। तो ये प्रयोग है, करके देखते हैं कहां तक जाता है। जी, मुझे लगता है मजा ज्यादा टीवी में है, जो कि गति है ज्यादा। अच्छा। अखबार में वो त्वरा नहीं है, वो गति नहीं है, वो भी प्रभावी माध्यम। मैंने तो उसमें जीवन दिया, तभी तक जर्नलिस्ट हूं जब तक मेरा झुकाव कहीं नहीं है। मैं बीच में काटा होना चाहिए तरह। चेहरे देखकर लोग बता देते इस पार्टी का है पत्रकार, बताइए पत्रकार भी पार्टी का होता है जी। अखबार बता देते लोग ये इस पार्टी का है। रीजनल चैनल्स अच्छे हैं और उनका भविष्य भी अच्छा है। मैं तो लोग आते थे जब मेरे पास कि भाई हम चाहते हैं चैनल खोलें और आप उसको हेड करें, वो ये देखने आया है कि उसके आस पड़ोस में क्या हुआ, कल स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, फला थाने में जो दरोगा ने चोर को पैसा लेके छोड़ दिया, वो खबर आई कि नहीं आई। जब आप चैनल चलाते हैं या अखबार चलाते हैं दोस्त, तो आप स्विमिंग पूल में होते हैं। दौर में सबसे खराब बात है कि मेरी अपनी कोई विचारधारा नहीं, मेरी विचारधारा सिर्फ गरीब है। आप वही काम करिए जिसके लिए आप प्रतिबद्ध हो।